आज चर्चा करेंगे उन दो फैसलों के बारे में जो कि संसद में लिए गए हैं, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। ये फैसले हैं कि आप कुछ शब्द नहीं बोल सकते हैं और ऐसा है कि आप संसद भवन के परिसर में भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज झा जी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं आरजेडी से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि अब आप संसद भवन में जुमलाजीवी, तानाशाह, नौटंकी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, शर्मनाक, दुर्व्यवहार, विश्वासघाती, भ्रष्ट, लॉलीपॉप, संवेदनहीन, बाकी ऐसे कई शब्द हैं जो नहीं बोल पाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है मनोरंजन जी कि जिस किसी ने भी सरकार को ये, हमारी पार्लियामेंट को ये सलाह दी है, वो सरकार का और लोकतंत्र का तो कतई भला नहीं चाहते। आप मतलब एक बड़े शख्स आंदोलनजीवी बोलते हैं, लेकिन जुमलाजीवी नहीं बोला जा सकता, शर्म नहीं बोला जा सकता, भ्रष्ट नहीं बोला जा सकता। भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन भ्रष्ट आचार की बातें संसद के अंदर नहीं होगी। सरकार की संवेदना मर जाए, लेकिन आप सरकार को संवेदनहीन नहीं कर सकते। अगर आप इन शब्दों और इनकी विरासत और इतिहास देखें तो जेपी आंदोलन तो पूरा खारिज हो जाएगा। वो तो तानाशाही के खिलाफ का आंदोलन था। बार बार कहा जाता था कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब आप निकम्मे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। शकुनी मामा, उस शब्द का प्रयोग नहीं होगा, शकुनी का, लेकिन कंस अभी तक बचे हुए हैं। तो मेरा ये दृष्टिकोण है कि आजादी के 75वें वर्ष में जो कोई भी लोग इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, वो संभवतः समझते हैं कि इन शब्दों के प्रयोग को रोक करके आप विपक्ष या आम आवाम के विरोध के स्वर और तेवर को कुंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। विरोध शब्द नहीं ढूंढता है, वो भाव है। इसलिए अभी भी मेरा पीठासीन पदाधिकारियों से आग्रह होगा, चेयरमैन साहब से या स्पीकर साहब से, कि आजादी के 75वें वर्ष में ये और लोकतांत्रिक फैसला ना होने दे। कोई भी फैसला जो लोकतंत्र से हमारा फासला बढ़ाता है, वो फासला हमेशा लोकतंत्र को जमींदोज करने की एक कोशिश होती है, और ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। विश्व इतिहास गवाह है, पड़ोस में श्रीलंका को हमने देख लिया है। लेकिन जो स्पीकर महोदय का कहना है कि ये तो रूटीन बात है, हम हर बार ऐसी एडवाइजरी देते हैं कि इन शब्दों का उपयोग ना किया जाए। क्या आपको लगता है ये हर बार ये एक रूटीन है? सर, अगर इस प्रकार की चीजें रूटीन है तो भगवान करे कि ऐसे रूटीन ना हुआ करे। एक असल में इनकी कार्यशैली है सत्तासीन दल की। ये ठहरे हुए तालाब में कंकड़ मार करके देखते हैं कि लहर कितनी बनती है। अगर उनको लगता है कि प्रतिक्रिया और प्रतिरोध पूरे देश में हो रहा है, तो फिर ये इस तरह के बयान देते हैं कि ये रूटीन है। ऐसा नहीं। अगर रूटीन है तो रूटीन में शब्दों के चयन में आपने इस तरह के भ्रामक तथ्यों का हवाला क्यों दिया? प्रधानमंत्री जी आंदोलनजीवी बोल करके पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करें, आंदोलन की विरासत को उनको उस पर कालिख पोतने की कोशिश करें। लेकिन जुमला जो कि खुद गृह मंत्री जी ने यूज किया था एक इंटरव्यू में कि करोड़ की बातें, करोड़ नौकरी, 15 लाख, ये सब तो जुमला होता है चुनाव। अब क्या करेंगे आप? रिवर्स गियर में जाएंगे और कहेंगे कि अमित शाह जी को भी ये नहीं कहना चाहिए था। मैं समझता हूं परिपक्व लोकतंत्र में इस तरह के डायरेक्टिव की कोई जगह नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार कमजोर और डरी दिखाई देती है। अगर वो चाहते हैं कि वो ऐसे दिखे तो उनको मुबारक। लेकिन कई शब्द तो है ना सर कि जिसको हम असंसदीय भाषा कहते हैं, जिसको बोलने पर एक्सपंज किया जाता है। यदि टेलीविजन अखबार में भी यदि पार्लियामेंट में उसको एक्सपंज कर दे, लोकसभा राज्यसभा, तो हम भी नहीं छाप सकते, दिखा सकते हैं। ऐसी कई शब्द तो हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कितनी बड़ी विडंबना है। मैं एक दिन बिहार असेंबली का प्रोसीडिंग देख रहा था, वहां पर हमारे एक नेता ने झूठ शब्द का इस्तेमाल किया। तो कहा गया कि साहब ये असंसदीय है। और मैं बताऊं कि मैंने वसीम बरेलवी साहब का एक शेर पढ़ा था तमाम शीर्षस्थ नेताओं की मौजूदगी में। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो क्या करता। अब अगर पार्लियामेंट में भी झूठ असंसदीय हो तो मुझको कहना पड़ेगा बरेलवी साहब से माफी के साथ कि वो असत्य बोल रहा था बड़े सलीके से। मतलब देखिए कितनी विडंबना है। एक मैच्योर डेमोक्रेसी को आप बौने लोकतंत्र में तब्दील कर रहे हैं। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए, न सिर्फ विपक्ष और नागरिक समाज।
एक और जो है निर्णय आपके राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने लिया है कि अब आप संसद परिसर में कोई धरना नहीं करेंगे, कोई प्लेकार्ड नहीं दिखाएंगे, नारेबाजी नहीं करेंगे। नहीं, उतना ही नहीं कहा मनोरंजन भाई, उन्होंने कहा कि हड़ताल नहीं होगी, धरना नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, अनशन नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये क्या दर्शाता है? हम गांधी मूर्ति के पास जाया करते थे अपना विरोध दर्ज करने के लिए। अव्वल तो आपने गांधी को चश्मे में महदूद कर दिया, गांधी का चश्मा पहनने की आप में हैसियत नहीं है, आप में कुव्वत नहीं है। तो हर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो प्रिविलेज थे सदन के लोगों को, आप वो एक एक करके छीन रहे हैं। मतलब क्या चाहते हैं आप? संसद को गूंगी गुड़िया में तब्दील कर दे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें लोग अपने भाव प्रकट नहीं कर सके। आप कैसे देखिएगा कि अटल जी, आडवाणी जी वाली बीजेपी ने कितनी बार गांधी जी के समक्ष जाकर के विरोध प्रदर्शन किया, अब आप नहीं करने देंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये निर्णय कौन ले रहे हैं? ये मैं सिर्फ सेक्रेटरी जनरल का निर्णय नहीं मानता हूं। इस निर्णय के पीछे वो मानसिकता है जो लोकतंत्र के लिए घातक है, हानिकारक है। ऐसी मानसिकता की तब्दीली फौरी तौर पर प्राथमिकता में होनी चाहिए। तो अब इसका क्या करेंगे? अब इसका कोई उपाय है आप लोगों के पास? हालांकि एक वक्तव्य मुझे जेटली, स्वर्गीय जेटली साहब का आता है, जब वो विपक्ष में थे और धरना प्रदर्शन में पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमको संविधान देता है धरना प्रदर्शन करना, और हम करते रहेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि 47 में देश की आजादी के बाद जो कुछ हमने बनाया, गढ़ा, उसकी बनावट बुनावट को ये बदलने में लगे हुए हैं। सिर्फ हमारी विरासत नहीं, बीजेपी की भी जो अपनी विरासत थी उसको भी ये उसके खात्मे में लगे हुए हैं। देखिए, अभी तक भगवान की दया से मोदी साहब ने, हमारे सेक्रेटरी जनरल जो पीसी मोदी जी हैं, उन्होंने रामधुन पे रोक नहीं लगाई है। तो हो सकता है हम वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे, ये गाएंगे। जिस दिन उसको भी बंद कर देंगे फिर और कुछ ढूंढेंगे, लेकिन प्रतिरोध रखेंगे। आप प्रतिरोध की इन सिंबल्स को जिसके माध्यम से हम करते थे, अगर आप उसमें रोक लगा रहे हैं तो आप वो मानसिकता जिसको भी आपने असंसदीय कर दिया, वो तानाशाही मानसिकता है। ये लोकशाही के मिजाज के हिसाब से नहीं है, ये राजशाही का मिजाज है। और लोकशाही, वोट भले मोदी जी को पड़ता रहे, लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है। लोगों का जब जन उभार, वहां आक्रोश आ जाएगा ना, तो इस तरह की हरकतों से ये कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र जिंदा रहेगा और मजबूत होगा। इस सेशन शुरू हो रहा है मंडे से, आप लोगों के एजेंडे पे है क्या सबसे अधिक? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अभी तो उन्होंने एजेंडा एक हाथ में सौंप दिया कि लोकतंत्र बचाने का ही एजेंडा, तो ये तो सौंप दिया सीधे उन्होंने वो। दूसरा, बाकी जो प्रणालीगत चीजें हैं, उपकरण, उसका इस्तेमाल होगा। मैं स्वयं प्राइवेट मेंबर बिल हेट स्पीचेस को लेके आ रहा हूं, क्योंकि बड़ी विडंबना की स्थिति इस देश में है। हेट स्पीच देने वाला ग्लोरीफाई किया जाता है, और उस हेट स्पीच को उजागर करने वाला वो जेल की सलाखों के भीतर होता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, उन सब को लेकर के संसद में ब्रूट मेजॉरिटी इस बात का लाइसेंस नहीं है कि आप संसदीय लोकतंत्र को ध्वस्त करके रख दें। ये हम प्रतिरोध रखेंगे सदन के अंदर, सड़क पे, और हाँ, गांधी जी के समक्ष भी। एक और डिबेट जो है शुरू हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है 1-2 दिन पहले कि पॉपुलेशन इम्बैलेंस जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए। इशारा साफ है, और ये बातें बहुत दिनों से चर्चा में है हिंदू मुस्लिम के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को लेकर के। इस पे क्या कहें? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कहूं कि आजकल डेमोग्राफर से ज्यादा पॉलिटिशियंस डेमोग्राफी के बारे में बोलना शुरू कर चुके हैं। मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ जी नेट फर्टिलिटी रेट या टोटल फर्टिलिटी रेट ये समझते हैं। मैं चाहूंगा कि किसी डेमोग्राफर से समझ लें। जो डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन है, यकीन मानिए वो मुसलमानों में बाकी कम्युनिटी के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन हाँ, इनको उससे मतलब नहीं है, इनको साइंटिफिक डेटा से मतलब नहीं। ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स के पैरोकार लोग हैं। फिर भी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कि साहब डॉग विसिल पॉलिटिक्स को रोक करके डेमोग्राफी को डेमोग्राफर्स के हवाले करिए। क्योंकि आप अक्सर जब उदाहरण देते हैं ना, तो आप ये भूल जाते हैं कि आपके उदाहरण के पीछे वैज्ञानिक भावना नहीं है, चाहे वो बाइगेमी हो या कोई और मुद्दे डेमोग्राफी से जुड़े हुए हों।
हाँ, इनको डेमोग्राफी में दिलचस्पी नहीं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जैसा मेरे नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ कहा चाइना के संदर्भ में कि साहब उसकी आबादी है तो सारे सूचकांक पर भी वो आगे है, तो उससे वहां से भी लेने की जरूरत है और इस पर बंदिश लगाने की आवश्यकता है इस विमर्श। एक अंतिम का सवाल है, पटना के एसएसपी के बयान को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। पटना में बीजेपी उनको हटाने की बात कर रही है, आरएसएस की तुलना कर दी पीएफआई से, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो सीधे यहां मुख्यमंत्री के समक्ष एक सवाल रख दिया, सवाल के बरक्स सवाल कि साहब अगर ये देश संविधान से चल रहा है तो तौर तरीके हैं, लेकिन अगर संघ के विधान से चल रहा है, उन्होंने क्या कहा, प्रशिक्षण की समानता। प्रशिक्षण की समानता से अगर आपको इतना कष्ट और दर्द हुआ है, आप 2 बार बैन हो चुके हैं, प्रतिबंध लग चुका है आपके संगठन पे। एक बार सरदार पटेल ने लगाया था, जिनकी अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं बदले संदर्भ में, और दूसरी बार बाद के वर्षों में। तो आईना रख करके देखिए कि ऐसी टिप्पणी, ऐसा प्रशिक्षण की समानता क्यों कहा गया है। लेकिन हाँ, अगर संघ के विधान से देश को चलाना चाहते हैं आप, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। चलिए मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर।